महत्वपूर्ण पायदान पर आधुनिक काल के साहित्यकार। तो आधुनिक काल के साहित्यकारों में सबसे पहले हम उनको पढ़ेंगे जो भारतीय आत्मा के रूप में बड़े जाने जाते हैं। और क्यों कहते हैं इनको भारतीय आत्मा, उसके पहले एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन 1963 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1963 वो डेट है जब हिंदुस्तान ने सबसे पहले साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे को अंतरिक्ष में भेजा था, डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई की अध्यक्षता में। याद रखिएगा, सबसे पहला साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण सन 1963 में साउंड अपाचे रॉकेट है, उसको विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष में भेजा था वायुमंडल के अध्ययन के लिए। उसी साल 1963 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो पहली चीज आपको पीटी की तैयार हुई कि 1963 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जन्म हुआ है होशंगाबाद में। ये क्वेश्चन पीटी पूछती है कि होशंगाबाद से निम्नलिखित में से किस आधुनिक काल के साहित्यकार का जन्म स्थान है। तो याद रखिएगा होशंगाबाद। अब मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यदि माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में हम देखें तो हम पाते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी ने 1 अगस्त 1920, शायद आप लोगों ने सुना होगा, गांधी जी ने 3 आंदोलनों को शुरू किया था, जिसमें गांधी जी के द्वारा चलाया गया सबसे पहला आंदोलन जो है उसे हम कहते हैं असहयोग आंदोलन। गांधी जी के द्वारा चलाया गया दूसरा आंदोलन है उसे हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। और गांधी जी के द्वारा तीसरा चलाया गया फाइनल आंदोलन है जिस वजह से हमको आजादी मिली ऐसा कहा जाता है, वो है भारत छोड़ो आंदोलन। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ। महात्मा गांधी जी ने जब सबसे पहला आंदोलन शुरू किया था असहयोग आंदोलन, वो 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ था। और 1 अगस्त 1920 को ही एक बहुत महान व्यक्ति है जिसका नाम है बीजी तिलक, उनकी डेथ हो गई थी। मतलब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया है 1 अगस्त 1920 को और उसी दिन बीजी तिलक की डेथ हो गई थी। तो फिर बीजी तिलक को जब जलाया गया तो फिर गांधी जी ने शपथ ली थी कि तिलक ने जो स्वराज्य देखा था उसको मैं आगे चल के जरूर पूरा करूंगा। तो ये है दरअसल में असहयोग आंदोलन। मतलब असहयोग आंदोलन की शुरुआत बीजी तिलक की बलि से होती है, ये बात आप याद रखिएगा। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है जिसको 1930 में गांधी जी ने शुरू किया था, इसकी शुरुआत होती है दांडी मार्च के साथ में। शायद आप लोगों ने सुना होगा, अंग्रेजों के नमक कानून को महात्मा गांधी ने तोड़ा था और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है। सन 1942 बंबई का ग्वालियर टैंक भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। और निश्चित रूप में इन तीनों ही आंदोलनों में जो गांधी जी के द्वारा चलाए गए हैं, माखनलाल चतुर्वेदी ने आगे बढ़कर योगदान किया है। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी के तीनों आंदोलनों में किसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज जो माखनलाल चतुर्वेदी को बहुत आगे ले जाता है, इनको अपने राज्य से प्रेम है। राज्य का मतलब यहाँ होशंगाबाद में जन्मे हैं तो मध्य प्रदेश से प्रेम है। परंतु राष्ट्र प्रेम के कारण या देश प्रेम के कारण या गांधी जी के कारण इनमें त्याग की भावना आ जाती है और निश्चित रूप में अपना सर्वस्व देश के लिए बलिदान करने का भाव आ जाता है। तो जैसा व्यक्तित्व है वैसा ही भाव ये कविता में डालते हैं। तो निश्चित रूप में ये चीज हम कभी भी अगर माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में आता है मेंस में लिखने को तो ये बहुत अहम लाइन। अब इनकी रचनाएं आप बचपन से पढ़ते हैं, पुष्प की अभिलाषा, लेकिन आजकल क्वेश्चन पलट के पूछते हैं कि पुष्प की अभिलाषा जो है ये इन्होंने कहाँ लिखा था, क्योंकि हर बच्चे बच्चे को पता है माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा, तो आप खुद देख लीजिए कहाँ लिखा था, बिलासपुर जेल में लिखा था। अच्छा, इसके बाद हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी रचनाएं जो हैं ये देख लीजिए, साल 1942 में हिम किरीटनी लिखी थी और साल 1949 में लिखी थी कौन सी, हिम तरंगिणी। और हिम तरंगिणी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साल 1955। और साल 1955 में जब इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला उससे ठीक 1 साल पहले मतलब साल 1954 में भारत का सबसे बड़ा सम्मान जिसे आप जानते हैं भारत रत्न दिए जाने की परंपरा की शुरुआत होती है। मतलब भारत रत्न मिलता है 1954 में 3 लोगों को, आप पता कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 1 साल बाद
साल 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। लेकिन याद रखिएगा रचना कौन सी है, हिम तरंगिणी। अच्छा, इसके बाद जो ये रचनाएं हैं, युग चरण, मरण ज्वार, समर्पण, बनवासी और चिंतक की लाचारी, इसमें चिंतक की लाचारी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके बाद समय के पांव किसकी रचना है, छोटे मोटे एग्जाम प्रमोट करते हैं। रंगों की बोली, साहित्य देवता, और उससे भी इंपॉर्टेंट है अमीर इरादे, बहुत महत्वपूर्ण है ये, थोड़ा सा इसमें उर्दू अल्फाज है, और माखनलाल चतुर्वेदी हिंदी व्यक्तित्व का धनी है, तो इसी वजह से ये चीज पूछ ली जाती है कि अमीर इरादे एवं गरीब इरादे रचनाएं किसकी हैं, तो याद रखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी की। तो ये रचनाएं तो जनरली आपको रटनी पड़ती हैं। जैसे आप लोगों ने बोला कि सर शुरू से शुरू कर दीजिए, तो साहित्यकार एक ऐसा चैप्टर है, इसको कोई लास्ट में भी पढ़ाए तो भी आपसे बन जाएगा, क्योंकि ज्यादातर काम आप ही का है, और निश्चित रूप में टीचर का काम है कि कितना आसानी से वो चीजों को कनेक्ट करके समझा दे, तो चीजें याद हो जाती हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, पीटी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी ने पत्रकारिता के जरिए, मतलब पत्र लेखन के जरिए या समाचार पत्रों के जरिए आजादी की आग को हर उस दिल तक पहुंचाया है जो घरों में बंद होकर ब्रिटिश साम्राज्य की हुकूमत का विरोध ना कर सका, लेकिन हर घर से धीरे धीरे ज्वालाएं धधकने लगी ब्रिटिश साम्राज्य के अगेंस्ट में। तो क्या माखनलाल चतुर्वेदी सच में इतना क्रांतिकारी व्यक्ति था, जिसने हर अखबार पढ़ने वाले व्यक्ति के मन में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति ये अलग जगह कर रख दिया कि ये गलत लोग हैं? नहीं, दरअसल में एक व्यक्ति है, बिना माखनलाल चतुर्वेदी की लाइफ में पंडित माधवराव सप्रे के आए बिना माखनलाल चतुर्वेदी कभी पूरे ही नहीं होते। वास्तविकता में ये माधवराव सप्रे जो हैं, जिन्होंने हिंद केसरी अखबार लिखा था, इन्हीं ने माखनलाल चतुर्वेदी की कलम में वो ताकत देखी कि तुम सोए हुए लोगों को भी जगा सकते हो। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज पत्रकारिता में एक बड़ा नाम है माखनलाल चतुर्वेदी का, भारतीय आत्मा के नाम से जिनको जाना जाता है, असल मायने में उस व्यक्ति को कौन लेकर आया। जैसे आपको एक चीज तो पता है कि कृष्ण दरअसल में गोकुल का नॉर्मल एक ग्वाला है, लेकिन वास्तव में उसे श्री कृष्ण बनाया उज्जैन के संदीपनी आश्रम में। मतलब उज्जैन वो पाक जमीन है जहां से कृष्ण श्री कृष्ण बन जाते हैं। मतलब कोई ना कोई लाइफ में ऐसा आता है गेम चेंजर, जिसके कारण एक नॉर्मल व्यक्ति एक बेहतर व्यक्तित्व में परिवर्तित हो जाता है। यही काम कर रहे हैं कौन? निश्चित रूप में पंडित माधवराव सप्रे, याद रखिएगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके तार एमपी पीएससी प्रीलिम्स से भी जुड़े हैं और मेंस में भी इसके बारे में पूछा जाता है। सागर में एक जगह है जिसका नाम है रतौना। वहां के लोकल ग्रामीणों ने मिलकर रतौना सत्याग्रह शुरू किया था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इस जगह पर गायों को काटने के लिए दरअसल में एक मिल लगवाई थी। तो वहां के लोगों ने देखा कि गाय इंडियन कल्चर में सबसे पवित्र पशु है, तो सागर रतौना के लोगों ने सत्याग्रह कर दिया ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में कि यहाँ गाय नहीं काटी जाएंगी। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, रतौना सत्याग्रह का संबंध कहां से है? आंसर है सागर से। किस लिए हुआ था ये? गायों को ना काटा जाए, मतलब गौ संरक्षण के लिए। इस चीज को सागर से पूरे भारत में हाईलाइट करवाया गया एक 7 दिन में निकलने वाले समाचार पत्र के द्वारा, जिसे हम कहते हैं कर्मवीर। तो क्वेश्चन आता है कि रतौना सत्याग्रह से किस समाचार पत्र का संबंध था? कर्मवीर का। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पहली बार कब प्रकाशित हुआ था, रतौना सत्याग्रह या ब्रिटिश सरकार की इस तरह की बातें, तो याद रखिएगा 17 जनवरी 1920 को। तो पूरी दुनिया ने देखा कि कर्मवीर समाचार पत्र के माध्यम से 17 जनवरी 1920 को जब इन्होंने सिर्फ लेख लिखा ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में, तो जहां जहां पर वो लेख की कॉपी पहुंची, वहां वहां के लोगों ने सागर के रतौना सत्याग्रह के सपोर्ट में अपनी बातें करना शुरू की। तो ताकत है माखनलाल चतुर्वेदी की। अगली चीज रोज और भी इंपॉर्टेंट है, प्रभा जो है, ये एक पत्रिका है, याद रखिएगा, समाचार पत्र नहीं है, एक पत्रिका है प्रभा। ये खंडवा से निकलती थी। साल 1912 का साल बहुत अहम है। क्यों? जॉर्ज पंचम 1911 में आते हैं, घोषणा करते हैं कि कोलकाता की जगह राजधानी क्या होगी? दिल्ली होगी। साल 1912 में ये चीज प्रूफ भी हो जाती है, और उसी साल जब राजधानी दिल्ली बनती है, मतलब साल 1912, माखनलाल चतुर्वेदी टीचिंग की जॉब छोड़ देते हैं और वही जो समाचार पत्रिका है, याद रखिएगा प्रभा, उसका संपादन करने लगते हैं।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रभा नामक पत्रिका का संबंध किस व्यक्तित्व से है या किस साहित्यकार से है? माखनलाल चतुर्वेदी। अब माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में बात हो और गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल में हुआ क्या है कि कानपुर में है, याद रखिएगा, गणेश शंकर विद्यार्थी, क्योंकि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है माखनलाल चतुर्वेदी। तो कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, मतलब ब्रिटिशर के अगेंस्ट में बातें लिखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जब भी कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र की प्रतियां पढ़ते तो उनका मन गदगद हो जाता, क्योंकि जो काम वो मध्य प्रदेश से रहकर कर रहे थे आजादी के लिए, वही काम गणेश शंकर विद्यार्थी उत्तर प्रदेश से रहकर कर रहे थे। परंतु आगे चलकर जब गणेश शंकर विद्यार्थी के लेख ब्रिटिश सरकार को नहीं पसंद आते और वो उनको जेल में डाल देती है, तो माखनलाल चतुर्वेदी भला कैसे चुप बैठते? वो तत्काल निकलते हैं कहाँ? उत्तर प्रदेश के लिए, और उत्तर प्रदेश में जाकर प्रताप नामक समाचार पत्र को अपने गिरफ्त में लेकर उसकी तैयारी करने लगते हैं या उसकी कमान को संभाल लेते हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने कौन से समाचार पत्र का संपादन किया? नाम है प्रताप। और गणेश शंकर विद्यार्थी को जब जेल में डाल दिया जाता है अंग्रेज विरोधी बातें लिखने के कारण, तो निश्चित रूप में माखनलाल चतुर्वेदी उसको क्या कर लेते हैं? ऑक्युपाई कर लेते हैं, या उसी को क्या कर लेते हैं? हायर कर लेते हैं। निधन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें भी क्वेश्चन निकालो तो याद करिए होशंगाबाद में जन्म हो रहा है और भोपाल में इनकी डेथ होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, माखनलाल चतुर्वेदी के सम्मान में हमने एक विद्यालय, विश्वविद्यालय बनाया है, मतलब एक यूनिवर्सिटी बनाई है जो भोपाल में है, और जिसका नाम माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। मतलब यदि किसी को पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो वो इस कॉलेज में एडमिशन लेकर निश्चित रूप में पत्रकारिता के जो बेसिक गुणधर्म है उनको सीख सकता है। तो ये यहाँ हमारा जो पहला पत्रकार है या पहला साहित्यकार है वो होता है समाप्त। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे वर्तमान समय के साहित्यकार की ओर। अब दूसरा जो साहित्यकार है उनका नाम है मुल्ला रामू जी। और मुल्ला रामू जी जो हैं, इनको गुलाबी उर्दू शैली का जनक माना जाता है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि गुर्दू गुलाबी शैली जो है, ये गुलाबी शैली उर्दू जो है, ये वास्तविकता में व्यंग को सपोर्ट करती है। गुलाबी का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, और उर्दू का मतलब है उर्दू जबान का प्रयोग किया जाएगा, जो सबसे मीठी जबान मानी जाती है। सभी जबानों में या सभी भाषाओं में सबसे मीठी जबान है उर्दू। और उर्दू को सबसे पहले काव्य अभिव्यक्ति के रूप में प्रयोग करने वाला व्यक्ति था, आप मुझे बता सकते हैं, जिसने तबला बनाया था और जिसने सितार बनाया था, और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि 7 सुल्तानों का शासन भी देखा था उस व्यक्ति ने। ये सारे आंसर हमको एक ही व्यक्ति की तरफ ले जाते हैं, द नेम इज अमीर खुसरो। तो याद रखिएगा, अमीर खुसरो वो व्यक्तित्व है जिसने सबसे पहले उर्दू लैंग्वेज को काव्याभिव्यक्ति के रूप में उपयोग किया था। 7 सुल्तानों का शासन भी इन्हीं ने देखा था। इनको तोताए हिंद भी कहते हैं। और अमीर खुसरो जो हैं, इन्होंने तबले का आविष्कार किया था। ईरानी तंबूरा, भारतीय वीणा के सहयोग से इन्होंने दरअसल में बनाया था वाद्य यंत्र, जिसे सितार कहा जाता है। अब मुल्ला रामूजी जो हैं, इनका जन्म हुआ है सन 1896 में। कहाँ पर हुआ है? भोपाल में। अब 1896 से दो घटनाएं जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली घटना है, फ्रांस में रेडियो धर्मिता की खोज होती है हेनरी बैकुरल के द्वारा। तो याद रखिएगा, सन 1896 में रेडियो धर्मिता की खोज फ्रांस में होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और हेनरी बैकुरल नामक व्यक्ति ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी, इसलिए रेडियो धर्मिता का पिता हेनरी बैकुरल को कहा जाता है। साल 1896 में राष्ट्र गीत गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में, पंडित रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में। याद रखिएगा, राष्ट्रगीत गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में पहली बार, वंदे मातरम, 1896 में। कांग्रेस के अध्यक्ष रहीमतुल्ला सयानी थे। और सन 1896 में इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी घटना होती है। फ्रांस के पियरे डी कोबर्टिन के प्रयासों से आधुनिक ओलंपिक गेम्स शुरू होते हैं। आधुनिक ओलंपिक गेम्स वे होते हैं जो हर 4 साल में एक बार खेले जाते हैं।
जैसे आज के समय पे ओलंपिक गेम्स हर 4 साल में एक बार खेले जा रहे हैं, इस तरह से ओलंपिक गेम खेले जाने की परंपरा की शुरुआत हुई 1896 में। तो देखिए 1896 से कितनी घटनाएं जुड़ी हैं। तो 1896 में जब विश्व स्तर पर ये 3 घटनाएं घट रही हैं, निश्चित रूप में भोपाल में जन्म होता है 21 मई को मुल्ला रामोजी का। और साल 1952 में, ये साल 1952 वो साल है जब भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत होती है। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू करने वाला विश्व का सबसे पहला देश भारत था। उसी साल, साल 1952 में मुल्ला रामोजी की डेथ हो जाती है। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं। अब ये रचनाएं ये आपको खुद ही पढ़नी है, लेकिन मैं जिस रचना पे आपका ध्यान फोकस करा रहा हूं वो सबसे पहली है गुलाबी उर्दू। ये चीज आपसे पीटी में पूछी जाती है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे? क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि किसकी रचना है दरअसल में गुलाबी उर्दू। और गुलाबी उर्दू यदि रचना है तो निश्चित रूप में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आगे लिखा हुआ है लाठी और भैंस। तो क्या बता सकते हैं आप, लाठी और भैंस किसकी रचना है? निश्चित रूप में मुल्ला रामोजी। गुलाबी शायरी किसकी रचना है? निश्चित रूप में व्यक्ति का नाम है मुल्ला रामोजी। तो इस तरह से, और लास्ट में औरत जात। तो ये इस तरह से आपसे चीजें हमेशा क्या की जाती हैं, पूछी जाती हैं। अब क्वेश्चन शुरू होते हैं। साल 1921 में मुल्ला रामोजी की पहली किताब आई थी गुलाबी उर्दू। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये जो गुलाबी वर्ड यूज करते थे ये व्यंग्य शैली थी दरअसल में, मतलब हंसाते हंसाते एकदम तीक्ष्ण प्रहार करते थे, जिससे कि लोगों को हंसी के साथ में सोचने पर मजबूर होना पड़ता था। तो याद रखिएगा, उर्दू शैली में लिखते थे लेकिन व्यंग्यात्मक था, इसलिए वर्ड यूज किया गुलाबी। और लास्ट में ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में जो संस्कृति भवन है उसका नाम मुल्ला रामूजी के नाम पर रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं अपन आगे की तरफ, और जैसे ही अपन आगे बढ़ते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति हमको दिखलाई पड़ता है जिसका नाम है बाल कृष्ण शर्मा नवीन। नवीन टाइटल है, नाम है बाल कृष्ण शर्मा। इनका जन्म कब होता है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्म होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाएगा आधुनिक साहित्यकारों में ग्वालियर में जन्मे साहित्यकार का नाम क्या है? याद रखिएगा, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। और माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ होता है? होशंगाबाद। अब आप खुद देखिए, मध्य प्रदेश में शाजापुर से इन्होंने शुरुआती शिक्षा ली। उच्च शिक्षा पढ़ने के लिए वो भगवान श्री कृष्ण की नगरी जहां उन्होंने शिक्षा ली थी संदीपनी आश्रम पहुंचते हैं, परंतु हायर डिग्री के लिए ये कानपुर की तरफ रुख करते हैं। हालांकि इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अब जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है ये, इसी दौरान जब वो शिक्षा अर्जन करते हैं तो जो उज्जैनी है, निश्चित रूप में यहाँ आर्य समाज की, दरअसल में आर्य समाज जो है यहाँ पर प्रेरित बातें बतलाई जाती थी। तो आर्य समाज से प्रेरित बातों को उज्जैन में बतलाया जाता था। निश्चित रूप में इनका रुझान इंडियन कल्चर की ओर आ गया। और वहीं आर्य समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए जब इनकी मुलाकात होती है बीजी तिलक से, तो निश्चित रूप में ये पूरी तरह से हिंदुत्व को सपोर्ट करने लगते हैं। याद रखिएगा, हिंदुत्व का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट करना और मुसलमानों को छोड़ देना। हिंदुत्व का असल मतलब होता है हम, और हम का मतलब होता है जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ एक ही पायदान पर आगे बढ़े, वो हिंदुत्व कहलाता है। तो ये ऐसे हिंदुत्व को सपोर्ट करते थे। अब कानपुर में ही इनकी मुलाकात उस व्यक्ति से होती है जिस व्यक्ति के को जेल जाने पर माखनलाल चतुर्वेदी ने उनके समाचार पत्र को ट्रैप किया था। जी हाँ, वो व्यक्ति है गणेश शंकर विद्यार्थी। तो गणेश शंकर विद्यार्थी के सानिध्य में ये कानपुर में कुछ समय गुजारेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी हमेशा गांधी जी की बातें करते थे, तो बालकृष्ण शर्मा नवीन के मन में गांधी जी को लेकर भी दरअसल में आदर भाव उत्पन्न होने लगा। तो आपसे पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी और गांधी जी को अपना रियल हीरो मानने वाला वो व्यक्ति जिसका बर्थ ग्वालियर में हुआ था कौन है? नाम है बाल कृष्ण शर्मा नवीन। अब सबसे कमाल की बात यह है कि भारत की जब संविधान निर्मात्री परिषद बनती है उसमें भी ये एक मेंबर है। ये पीटी में पूछा गया क्वेश्चन है।
प्रभा पत्रिका है और प्रताप जो है ये भी पत्रिका है। तो दोनों पत्रिकाओं पर संपादन का कार्य किया है। संपादन का मतलब है लेख भी लिखे हैं और उसको प्रिंटेड भी करवाया है। कोई शिकायतें होती थी तो एज अ डायरेक्टर के रूप में उसको सुना। अब इनकी रचनाएं हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। हालांकि इसमें दो तीन रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमकुम पूछी जाती है, रश्मि रेखा पूछी जाती है, उर्मिला पूछी जाती है और हम विस्पाई जन्म के, ये रचनाएं पूछी जाती हैं। और यहाँ इस तरह से पूरा का पूरा क्लियर होता है सेशन बाल कृष्ण सर्वा नवीन का। अब बात आती है उस लेडी की जो आधुनिक साहित्यकारों में अपना दबदबा काफी बड़ा रखती है। मैं बात कर रहा हूं सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म, बंगाल विभाजन होता है 1905 में, उससे ठीक एक साल पहले हुआ, मतलब साल 1904 में। ये जो लेडी है, इनका जन्म कवियों की नगरी में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश का निहालपुर ग्राम है। निहालपुर से बहुत बड़े बड़े जो हैं कवि निकले हैं, इसी वजह से इसको कवियों की नगरी कहा गया। जैसे यूपी से बहुत ज्यादा आईएएस आईपीएस वगैरह भी निकलते हैं, है ना, कोई एक गांव है जहां जिसको आईएएस का गांव भी कहा जाता है। सेम इसी तरह से कवियों की नगरी निहालपुर को कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश में है, और यहीं किनका बर्थ हुआ है, सुभद्रा कुमारी चौहान का। परंतु मजे की बात यह है कि जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है, लेकिन इनका ससुराल मध्य प्रदेश है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में खंडवा के निवासी हैं इनके पति, जिनका नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। तो सुभद्रा कुमारी चौहान बेसिकली उत्तर प्रदेश से है, लेकिन ससुराल है इनका मध्य प्रदेश में खंडवा। अब वो रचना जो हर बच्चे बच्चे को पता है और आप भी और मैं भी जानते हैं, झांसी की रानी। और बचपन में हमने ये कविता पढ़ी भी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। निश्चित रूप में ये जो रचना है, ये राष्ट्र प्रेम प्रेम को समर्पित है। तो कभी अगर आपसे पूछा जाता है, हालांकि मेंस में ही सिर्फ पूछेंगे, पीटी में जगह नहीं बनती है, कि सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखी गई रचनाएं कैसी हैं, क्या राष्ट्र प्रेम की तरफ ही टोटल प्रेरित हैं, तो आपने कहना है राष्ट्र प्रेम के साथ साथ में वात्सल्य प्रधान रचनाएं भी आपने करी हैं। कैसे? यहाँ पर जो आपको ये वर्ड दिख रहे हैं, जैसे राखी की चुनौती, कान के बूंदे और त्रिधारा, ये तीन ऐसी रचनाएं हैं जिसमें प्रेम वात्सल्य का वर्णन साफ साफ दिखाई देता है। बाकी जो रचनाएं हैं, चाहे वो बिखरे मोती हो, मुकुल हो, सीधे साधे चित्र हो, मात्र मंदिर हो, इनमें निश्चित रूप में राष्ट्र प्रेम के प्रति समर्पित भावना इस लेडी के द्वारा बताई गई मिलती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जलियांवाला बाग में बसंत, ये दो इनकी सबसे सिद्ध कविताएं हैं। सिद्ध का मतलब है जिनको साहित्यकारों ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, इन कविताओं के कारण आपको उच्च स्तरीय या आधुनिक काल के साहित्यकारों में हम स्थान देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो यही बतानी आपको जरूरी है, सुभद्रा कुमारी चौहान की शुरुआती रचनाएं हैं बिखरे मोती, मुकुल और सीधे साधे चित्र। इन रचनाओं को सबसे पहले माधुरी पत्रिका और उससे भी पहली है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित किया गया। तब लोग इस लेडी के ख्यालातों से परिचित हो पाए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये चार जो लिखी हैं शुरुआती रचनाएं, ये किस पत्रिका में छपती हैं? तो सरस्वती और माधुरी पत्रिका। और तब लोग सुभद्रा कुमारी चौहान के साहित्यकार जो अंतर्मन में था उसको देख पाए। अब निश्चित रूप में ये लेडी हैं, तो करेंगी क्या? साल 1940 से साल 1944 में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है, वो मेंटल रूप से किस तरह से सोचती हैं, सामाजिक रूप में उनकी मानसिकता क्या है, मतलब कुल मिला के ये महिलाओं को ही केंद्र बिंदु बनाकर पूरा का पूरा समाज का आईना लिखने की कोशिश करती हैं। और उस समय ये लेडीज के रूप में क्या है, ये आइडियल भी है। सक्सेरिया पुरस्कार से 2 बार सम्मानित, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है सक्सेरिया पुरस्कार, एक बार नहीं बल्कि 2 बार इन्होंने इस पुरस्कार को जीता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, बसंत पंचमी के दिन साल 1948, जब परमाणु ऊर्जा विभाग बन रहा है, उस दौरान इनकी सड़क दुर्घटना में डेथ हो जाती है। तो याद रखिएगा, ये है दरअसल में कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। अब इसके बाद हम एक राइटर की ओर रुख करते हैं, द नेम इज भवानी प्रसाद मिश्र।
सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहले ही मैंने लिख दिया है। कौन से कवियों में भवानी प्रसाद मिश्र का जिक्र होता है? प्रयोगवादी कवि। हिंदी में आप लोग शायद बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे, प्रयोगवादी, छायावादी, है ना। तो ज्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा हूँ, सीधे सीधे मुद्दे की चीज बता रहा हूँ कि प्रयोगवादी कवियों में भवानी प्रसाद मिश्र की सबसे अग्रणी भूमिका है। साल 1983 जब हिंदुस्तान में रक्षा के क्षेत्र में IGM-DP प्रोग्राम शुरू किया, इंदिरा गांधी ने APJ अब्दुल कलाम के साथ मिलकर उसी साल 1983 में मध्य प्रदेश सरकार ने इनको शिखर सम्मान दिया। तो भारत में जब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू होता है, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा, साल 1983 में, और वो APJ अब्दुल कलाम से कहती हैं कि आप भारत को रक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाओ। तो फिर इसी कार्यक्रम के अंतर्गत अब्दुल कलाम पटना सीरीज की मिसाइलों को डेवलप करते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। पटना सीरीज 3 मार्कर मीन्स का क्वेश्चन। IGM-DP प्रोग्राम, रक्षा क्षेत्र, प्रधानमंत्री कौन है और किस व्यक्ति के साथ प्रोग्राम शुरू किया गया था। तो फाइनल में कहने का मतलब ये है कि 29 मार्च 1913 होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ। अब आप देख लीजिए, सिमिलैरिटी निकल के आती ना, होशंगाबाद से माखनलाल चतुर्वेदी भी है और होशंगाबाद से है भवानी प्रसाद मिश्र। परंतु क्वेश्चन पूछा जाता है ये, जबलपुर के पास एक जगह है, नाम है नरसिंहपुर, यहाँ इनकी डेथ होती है साल 1985 में। और साल 1985 वो टाइम है जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है 84 में, और नया प्रधानमंत्री बनता है उनका बेटा, नाम है राजीव गांधी। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भवानी प्रसाद मिश्र का व्यक्तित्व तो बताइए। तो भैया, भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं, ये गांधी जी के वर्धा आश्रम में उन्हीं के साथ रहते हैं, परंतु अपने बचपन से ही, मतलब बचपन से ही ये गांधी जी के सानिध्य में रहते हैं। तो निश्चित रूप में गांधीवादी विचारधारा या गांधी दर्शन इनके वक्तव्यों में या इनकी कविताओं में देखने को मिलेगा। महिलाश्रम और कल्पना पत्रिका का संपादन किया, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैंने हाईलाइट इसीलिए किया है। और 47 से 49 तक विचार पत्रिका का संपादन किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है SI में, MPSI में पूछा गया क्वेश्चन है कि विचार पत्रिका का संपादन किसने किया, तो याद रखिएगा। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मुझे आपको बतानी है, और वो है ये चीज कि व्यक्ति हैं भवानी प्रसाद मिश्र, इनकी जो रचनाएं हैं, इनमें से गीता फरोश आपको याद रखना पड़ेगी, क्योंकि भवानी प्रसाद मिश्र का मतलब ही गीता फरोश है। दूसरी रचना है बुनी हुई रस्सी। ये बुनी हुई रस्सी इतनी प्रसिद्ध रचना है जिस वजह से साल 1972 में, साल 1972 में अंतरिक्ष आयोग बना था। और आप लोगों को पता होगा, अंतरिक्ष आयोग के साथ साथ में अंतरिक्ष विभाग भी बना था। और आर्यभट्ट जो 1975 में प्रक्षेपित किया गया था ना बेटा जी, 19 अप्रैल को, वास्तविकता में उसकी शुरुआत या उसके लिए इंडिया और रसिया के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है साल 1972 में, उडुपी रामचंद्र राव के दिशा निर्देशन में। ये 1972 का साल इसलिए इंपॉर्टेंट है अंतरिक्ष विज्ञान में। तो अंतरिक्ष विज्ञान में जब ये घटनाएं घट रही हैं, तब साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है भवानी प्रसाद मिश्र को। चकित है दुख, त्रिकाल संध्या, अंधेरी कविताएं, खुशबू के शिलालेख, सब पूछी गई रचनाएं हैं छोटे छोटे एग्जामों में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गांधी जी के साथ में है ये व्यक्ति। गांधी जी 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं बंबई के ग्वालियर टैंक से, और 1939 तक, मतलब 1949 तक, माफी चाहता हूं, जेल में ही रहेंगे। कौन? ये भवानी प्रसाद मिश्र। अब इसके बाद जिस व्यक्ति को आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके बारे में PT में तो पूछा ही जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? आप खुद इनका डायमेंशन देखिएगा, आपको खुद इस सवाल का जवाब मिलेगा। गजानन माधव मुक्ति बोध। तो गजानन माधव मुक्ति बोध जो हैं, ये वो व्यक्ति हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में, मतलब शिवपुरी जिले में एक जगह है शिवपुर कला,
तो शिवपुरी जिले में इनका जन्म हुआ है। दूसरी चीज, डेथ इनकी हुई है भोपालगंज में, जो स्टेशन है ना हबीबगंज, उसके पास में ही जगह है, वहीं इनकी डेथ हुई है। उससे भी इंपॉर्टेंट है कि बंदे ने उज्जैन से स्कूल की शिक्षा ली है और स्नातक भी इंदौर से किया है। मतलब ये पास ही पास में, मतलब भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ये वाला रूट। अब इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो गजानन माधव मुक्ति बोध को बहुत आगे ले जाती है। बंदा है कहाँ का? शिवपुरी का। डेथ कहाँ होती है? भोपाल में। उज्जैन में स्कूलिंग होती है, इंटर करते हैं, माफी चाहता हूँ, जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन इंदौर से करते हैं, और फिर पत्रकारिता में अपनी सेवाएं देने जबलपुर पहुंच जाते हैं। और वहां कवि, पत्रकार, समीक्षक, कथाकार, अध्यापक, शायद कोई साहित्यकार इतने सारे स्वरूपों को बना पाया है। इसलिए गजानन माधव मुक्ति बोध को हम बहुत आदर और बहुत सम्मान देते हैं, और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने इनके नाम पर एक पुरस्कार भी शुरू किया, जिसको हम आगे देखेंगे। अब सबसे कमाल की बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एक ऐसा व्यक्ति है गजानन माधव मुक्ति बोध, जो प्रगतिवादी कवियों में भी इसकी रचनाएं सम्मिलित हैं, और प्रयोगवादी कवि के रूप में भी साहित्यकार इनको तवज्जो देते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने कुछ कविताएं लिखी हैं, जैसे चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक। इन्होंने कुछ कहानियां लिखी हैं, जैसे काठ का सपना। उपन्यास लिखे हैं, विपात्र भारत। और कृतियां कुछ हैं, जैसे कामायनी है और अन्य निबंध हैं। ये, और इसमें ये धूल एक साहित्यिक की डायरी, पूछा गया है। तो आपसे कभी अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गजानन माधव मुक्ति बोध की कौन सी कविता है, कौन सी कहानी है, कौन सा उपन्यास है। मतलब जो नोट्सों को मैंने डिजाइन किया है तो इस लेवल पे किया है ताकि आपको बहुत आसानी हो जाए, इसलिए कंटेंट मैंने बेहतर से बेहतर देने की कोशिश की है। अब ये अगला क्वेश्चन जो मैंने ऐड किया, ये अभी अभी एक एग्जाम में आया, जिसके अभी अभी हाल ही में एग्जाम हुए, वो टीचर वर्ग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुक्तिबोध ग्रंथावली ये कितने खंडों में विभाजित है? तो आंसर है 5 खंडों में विभाजित है, या 5 खंडों में प्रकाशित है ये रचनाएं। और इसमें मुक्तिबोध ग्रंथावली में निश्चित रूप में सच्चाई, गरीबी, व्यवस्था, विसंगति, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीवन के कटु सत्यों को दिखाया गया है इन रचनाओं में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने खंडों में विभाजित है, और 5 खंड ये थे। तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब चूंकि एक व्यक्ति साहित्य के क्षेत्र में कवि भी है, साहित्यकार भी है, समीक्षक भी है, आलोचक भी है, तो भला मध्य प्रदेश सरकार ऐसे व्यक्तित्व को क्यों छोड़ दे? फेलोशिप देनी शुरू की जाती है, स्कॉलरशिप देनी शुरू की जाती है, गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप।